हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने एक नया टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं। ये है आपके बुक का चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे, आज हम लोग को स्टार्ट करना है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फंडामेंटल। तो ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग पिछले साल पढ़े होंगे, जब 11th में थे तो आप देखते थे कि एक बिजनेस होता है और एक बिजनेस को चलाने के लिए उसका एक मालिक होता है जो बिजनेस को चलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ओनर। ये हमने बताया था। तो ओनर बदले में क्या लगाता है, बिजनेस को अगर उसको ऑपरेट करना है तो उसको क्या लगाना पड़ता है। सबसे पहले उसको लगाना पड़ता है क्या, कैपिटल। तो वो बंदा क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है और उसका बिजनेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए वो 100 रुपए क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है और उसका बिजनेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब समय बदला, समय बदलता गया, उसका बिजनेस का स्कोप क्या होने लगा, बदलने लगा। मतलब वो इस बिजनेस को चला के अपने कुछ एक एरिया की डिमांड को पूरा करता था। कुछ एक एरिया के लोग होते थे, अपने एरिया वन, मतलब उसका कुछ एरिया थे, वहां के लोगों का डिमांड पूरा करता था। तो उतने लोगों के डिमांड को पूरा करने के लिए उसको एक कुछ 100 रुपए कैपिटल लगाने की जरूरत पड़ती थी बिजनेस में। तो अपने एरिया के लोगों का डिमांड को पूरा कर देता था, मतलब माल को क्या कर देता था, बेच देता था। अब बिजनेस उसका बढ़ा, लोगों को पता चलने लगा, अरे भाई कोई बंदा है और वो बिजनेस कर रहा है और हमको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, सॉरी, हमको माल जो मांगो उससे मिल जाता है। तो उसका बिजनेस का जो दायरा है, स्कोप है, वो बढ़ने लगा। मतलब अब उसके पास ना और कुछ एरिया के लोग आने लगे, 2-3 एरिया के और लोग आने लगे। मतलब उसके बिजनेस का स्कोप बढ़ गया। अब उसका बिजनेस जो है वो कुछ कैपिटल मांग रहा है। भाई कॉमन सी बात है, अगर स्कोप बढ़ेगा तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा। तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ा। तो अब बिजनेस जो मांग रहा है, बिजनेस को कितना कैपिटल मांग रहा है, 300 रुपए कैपिटल मांग रहा है। ये बिजनेस कहता है भाई मुझे 300 कैपिटल दो, तब मैं वहां के एरिया के लोगों का डिमांड को क्या कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ। तो ये कुछ हमारे सामने आया। अब कैसे करे। तो जब इसके पास बात आई कि भाई 300 रुपए लगाना है, अब इस बंदे को कितना रुपए लगाना है, 100 रुपए जब तक लगाना था तब तक तो लगा लिया, अब लगाना है 300 रुपया। ये बंदा, फिर से हम बना लेते, ये बंदा, इसके ऊपर बर्डन कितने का आ गया, 300 कैपिटल को कैसे भी करके लाना है। अब ये बहुत परेशान है, कैसे मैं 300 कैपिटल लाऊं, कैसे मैं 300 कैपिटल लाऊं। बहुत मेहनत किया, बहुत मशक्कत किया, बहुत माथापच्ची किया और बेचारा 150 रुपए ही ला पाया। कितना ला पाया, सिर्फ 150 रुपए ही ला पाया। अब वो बिजनेस कैसे करे। तो उसने सोचा क्यों ना और एक बंदे को अपने साथ जोड़ लूं। उसका एक दोस्त था, उसको बोला यार तू भी आ जा और बिजनेस में पैसा लगा ले। तो उसने उसको बोला कि भाई चल तू, मैं 150 रुपए लगा रहा हूँ, तू भी 150 लगा, दोनों मिलकर कितना लगाएंगे, 300 रुपए लगाएंगे और ये बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये बिजनेस हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह यहां से जो स्टार्टिंग हुआ, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप में होता क्या है, बिजनेस तो एक होता है बट उसके ओनर जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक या दो, मतलब दो या दो से अधिक ओनर हो सकते हैं, अधिक पर्सन हो सकते हैं। यानी बिजनेस एक है देख लो, लेकिन इसके जो ओनर है, जो कैपिटल मिल के लगा रहे हो, कितने लोग मिल के लगा रहे हैं, दो या दो से अधिक लोग मिल के लगा रहे हैं। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप, कहते हैं बच्चों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। तो ये है आप लोगों का पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट हुआ, समझ में आ गया। पहले हम सोलो बिजनेस करते थे, सोलो बिजनेस के बाद बिजनेस का स्कोप बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा। अब कैपिटल इतना बढ़ गया कि एक या दो के लिए, मतलब सॉरी, एक आदमी के लिए जुटा पाना पॉसिबल नहीं था। तो क्या होने लगा कि भाई 2-3 लोग मिलकर उस कैपिटल को लगाए। बिजनेस एक है लेकिन कैपिटल उसमें बहुत सारे लोग मिलकर लगा रहे हैं, बहुत सारे उस बिजनेस के ऑनर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। तो ये है आपका पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्या हो गया होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वो क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप क्या होता है इसके बारे में तो हमने जान लिया कि पार्टनरशिप होता क्या है, बेसिक नॉलेज हम लोग को मिल गया। अब थोड़ा सा, अब इसके थोड़ा थोड़ा सीन निकलने चालू होंगे, मतलब डरने की बात नहीं है, सिर्फ अपन मतलब एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे भाई ये पार्टनरशिप का रूल्स रेगुलेशन क्या होता है। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी किसी प्रकार का कोई बिजनेस में, अगर किसी, जब भी बिजनेस की बात आती है
तो वहां पर थोड़ा बहुत लीगल और डेफिनेशन वगैरह की तो बात आएगी ही, कॉमन सी बात है। तो अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। अब अपन इसको थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पॉइंट से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक एक प्रैक्टिकली देखा, अब अपन थ्योरिकल देखेंगे। तो थ्योरिकल देखते क्या होता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप जो है ना बहुत सारे पर्सन का रिलेशनशिप है, मतलब इसमें बहुत सारे ऑनर होते हैं। मतलब पार्टनरशिप में बहुत सारे पर्सन का एक रिलेशनशिप है। मान लीजिए यहाँ पे 4 पार्टनर है, मान लीजिए पार्टनर ए है, बी है, सी है, डी है, इन लोग का नाम है, ठीक है। पार्टनर ए नाम का बंदा, बी नाम का बंदा, सी नाम का बंदा, डी नाम का बंदा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, मतलब उनके बीच का क्या एक तरह का रिलेशन है। हु हैड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये लोग मिलकर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग सब मिलकर एक बिजनेस ऑपरेट करते हैं, एक बिजनेस को क्या करते हैं चलाते हैं। और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, इस प्रॉफिट को आपस में लोग क्या करेंगे बांटेंगे, मतलब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे शेयर करेंगे आपस में। प्रॉफिट का जो पैसा मिलेगा ना उसको आपस में क्या करेंगे शेयर करेंगे इस पैसे को, ठीक है। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए इस बिजनेस को ऑपरेट तो करना होगा ना। तो इस बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा, तो वही कह रहा है या तो सब के सब मिलकर ऑपरेट करेंगे, इस बिजनेस को चलाएंगे, या उनमें से कोई एक बंदा भी चला सकता है, चाहे वो बंदा ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी या डी। मतलब हुआ ये कि भाई ए बोला कि मैं काम कर लूंगा, बाकी सब अपने घर में बैठो, मैं पूरा बिजनेस को चला लूंगा। या बी बोला भाई आप लोग बैठ जाओ घर पे, मैं बिजनेस को चला लूंगा। या सब ने बोला यार चलो मिलके सब बिजनेस चलाते हैं, सब अपना अपना काम बांट लेते हैं। कोई परचेस करने का काम कर लेगा, कोई माल को सेल करने का काम करेगा, कोई अकाउंट्स को संभालने का काम करेगा, कोई मार्केटिंग का काम करेगा, तो सब आपको कोई फाइनेंस देखेगा। तो ऐसे करके सब अपना अपना काम को क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पर्सन का रिलेशनशिप है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। वो लोग बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे शेयर करेंगे, आपस में इस प्रॉफिट को क्या करेंगे बांटेंगे, प्रॉफिट इनको मिलेगा, ठीक है। वो रेशियो क्या होगा देखेंगे, जो भी रेशियो रेशियो में बांटेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो उस बिजनेस को सब चलाएंगे, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक सब के लिए क्या करेगा उस बिजनेस को ऑपरेट करेगा। तो बच्चों ये हुआ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हमने क्या हो गया क्लियर हो गया। तो ये डेफिनेशन है, इसको यहां तक आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने पेश है मेन फीचर्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप की क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, वो अब हम लोग देखते हैं। अरे यार एक चीज भूल गया, जो मैंने आप लोग को इससे पहले डेफिनेशन बताया है, जो मैंने डेफिनेशन आपको लिखकर बताया कि भाई ये डेफिनेशन है जो एक्सप्लेन किया है, सवाल उठता है वो डेफिनेशन दिया कौन है। क्या मैंने आपको डेफिनेशन दिया, अमन सर ने आपको डेफिनेशन दिया है? नहीं, उसको लिख लेना ऊपर में, वहां पे कहीं पे भी लिख लेना, वहां पे नोट कर लेना। जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाया है, डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखाया है वो डेफिनेशन है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अच्छे से लिख लेते यार, 1932 सेक्शन 4, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन दी गई है, मतलब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब बोलोगे सर ये एक्ट क्या है, ये जो आपने बोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये है क्या, बहुत डर लग रहा है। अरे यार ये एक्ट वैक्ट कुछ होता नहीं है। देखो क्या होता है, कोई भी देश में अगर हम लोग को किसी प्रकार का सिस्टम अगर मैनेज कर रहे हैं, अब एक देश में 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी उनके बीच में किसी न किसी का प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर या बिजनेस को ऑपरेट करने से लेकर आपस में उनके बीच में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। तो जब कभी लड़ाई झगड़े होंगे तो सीधा कहाँ जाएंगे वो, कॉमन सी बात है वो कोर्ट के पास जाएंगे। अब कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट के पास जज उसका फैसला कैसे सुनाएगा। तो हमारे देश में ना सब मैटर पे अलग अलग कानून बने हुए हैं। देखो ना क्राइम के लिए कानून बना ना, अगर आप चोरी करोगे तो ये सजा मिलेगा, डकैती करोगे तो ये सजा मिलेगा, अगर आप किसी प्रकार का मर्डर करोगे तो ये सजा मिलेगा। तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम है, सजा है दिया हुआ है।
ठीक इसी प्रकार पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो और उसमें किसी प्रकार की गलती करते हो, आपके बीच में कोई गड़बड़ी होती है पार्टनर्स लोग के बीच में, तो जो भी इस मामला सुलझता है वो किस में सुलझता है, उसका एक्ट क्या है, उसके लिए कानून किस में बना हुआ है, जज कौन सी किताब खोल के देखेगा, कौन सा कानून खोल के देखेगा, तो कानून होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसी के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन दिया गया है। क्लियर है? तो उसको कहीं साइड में इसको लिख लेना ना, उसके हेडिंग में लिख लीजिएगा आप डेफिनेशन की, भाई वो डेफिनेशन हमने नहीं बोला है, किसी राइटर ने नहीं बोला है, बल्कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन है। ठीक, तो जब भी एग्जाम में लिखने को बोलेगा तो उसी डेफिनेशन को आपको लिख के आना है एग्जाम में। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं मेन फीचर्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की हम लोग बात करते हैं क्या क्या है, देखिए लाइन से लिखा हुआ आपके सामने, मैं एक एक टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अपने कॉपी में उसके साथ लिखते चले जाएंगे और मैं तुरंत तुरंत मिटाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, टू और मोर देन टू पर्सन। नंबर वन है टू और मोर देन टू पर्सन, टू और मोर देन टू पर्सन पर्सन। देखिए पार्टनरशिप में सबसे पहला ये है कि भाई पार्टनरशिप, एक बंदा अगर बिजनेस कर रहा तो पार्टनरशिप नहीं होगा, उसके लिए एटलीस्ट दो बंदों को होना चाहिए या दो बंदों से अधिक। अब आप बोलोगे सर ठीक है अधिक, तो कितने अधिक सर, कितने अधिक, चलो बताते हैं कितने अधिक, कुछ लिमिट है क्या, समझाते हैं। देखिए अगर हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, जो मैंने अभी बताया आपको, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की अगर हम लोग बात करें, तो उसने कभी भी उसने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया है, नो स्पेसिफाई लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब अगर पार्टनरशिप एक्ट की बात करें 1932 की, तो उसमें कहीं भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट के बारे में किसी प्रकार का डेफिनेशन नहीं दिया गया है। मतलब नो स्पेसिफाइड लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, कितने भी पर्सन हो सकते हैं, ऐसा कुछ बोला होला नहीं है। हालांकि पिछले साल तक अपन 20 मान के चलते थे, सीजी के अकॉर्डिंग, सीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 वगैरह मान के चलते थे, बट अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए नो स्पेसिफाइड लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। मतलब उसके लिए किसी प्रकार का, एटलीस्ट दो बंदे तो होंगे, लेकिन दो से अधिक होंगे, कितने होंगे इसके बारे में कोई रूल नहीं है। लेकिन 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 इंडियन कंपनी एक्ट, लेकिन इंडियन कंपनी एक्ट की मैं बात करूं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसने कुछ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में कुछ बोला है कि भाई पार्टनरशिप अगर चल रहा है तो उसमें कुछ नंबर मैक्सिमम लिमिट दिया है। तो बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप चलता है तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट 50 की होगी। मतलब उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा मैक्सिमम अप टू 50 मेंबर्स या 50 पर्सन्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, एटलीस्ट दो, या ज्यादा ज्यादा कितना 50। तो अगर आपके एग्जाम में लिखने को आएगा मैक्सिमम लिमिट कितना है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो आप कितना लिख के आ सकते हैं, 50 लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये, अच्छा ये जो 50 वाला लिमिट है वो नॉर्मल बिजनेस के लिए, जनरल बिजनेस के लिए है, ये जनरली बिजनेस के लिए, नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं जनरल बिजनेस के लिए है, जो छोटे अलग ट्रेडिशनल बिजनेस जो चले आ रहे हैं आटा दाल चावल बेचने के लिए, उस प्रकार का अगर बिजनेस किया जाता है तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट 50% की लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप 51% होंगे तो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार, अच्छा लेकिन अगर वो बैंकिंग बिजनेस हुआ, अगर वो कौन सा बिजनेस हुआ, बैंकिंग बिजनेस अगर हुआ बच्चों, तब फिर मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाती, तब पार्टनरशिप की जो मैक्सिमम लिमिट है वो अप टू 10%। ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे हो सकते हैं, 10 बंदे हो सकते हैं अगर वो बैंकिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गया। तो क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टू और मोर देन टू पर्सन, और 1932 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में कोई लिमिट, कोई बारे में कुछ बोला बोला नहीं है। लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट की बात करें तो मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 50% हो सकते हैं, जहां 51 हुए पार्टनरशिप इलीगल कहलाएगी। ठीक है, और बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस, पार्टनरशिप मैक्सिमम अप टू 10%। अगर वो बैंकिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं, 10 बंदे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्लियर कर दिया, चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, नोट कर सकते हैं। तो ओके, तो अब मैं अगला टॉपिक देखता हूं।
अगला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया, चलो देखें। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगला है एग्रीमेंट। बिल्कुल एग्रीमेंट है, अगला क्या है, एग्रीमेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उस बंदे बिजनेस का मालिक एक बंदा है, तो वहां पे कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर दो चार लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, दो चार लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो आगे चल के प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकता है। तो मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, समझौता होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है। या तो ये एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, यानी आपस में उन्होंने बोला कि चलो भैया बिजनेस करते हैं, इतना इतना प्रॉफिट बांट लेंगे। चल दो लोग बोले, राम और श्याम बोले, चल तू अपन दोनों बिजनेस करते हैं, 50% तू रख ले, 50% मैं रख लेता हूँ, चलो बिजनेस करते हैं। ये ओरल एग्रीमेंट हुआ, चला यार इतना कैपिटल लगा, ओरल एग्रीमेंट। और या फिर क्या हो सकता है एग्रीमेंट, राइटिंग में हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट हो सकता है। तो रिटिंग राइटिंग में अगर एग्रीमेंट की बात करें, राइटिंग में हो सकता है एग्रीमेंट, या रिटन एग्रीमेंट हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है एग्रीमेंट। तो अगर राइटिंग में एग्रीमेंट होगा तो लिखित में एग्रीमेंट करेंगे, बकायदा पार्टनरशिप डीड होगा, इसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसे हम लोग कहते हैं क्या, राइटिंग में जब एग्रीमेंट होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। मतलब उनके बीच में क्या होगा, एक डीड होगी, एक समझौता होगा, रिटर्न में होगा। तो ज्यादा बेहतर क्या माना जाता है, राइटिंग में रहे एग्रीमेंट तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एग्रीमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया हमने आप लोगों को। ठीक है, लिख लेंगे इसको भी। ओके, नंबर 3 टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। यानी कि नंबर 3 टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, पहली बात तो बिजनेस जो करेंगे उस बिजनेस का एक प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मतलब उसका मोटिव होना चाहिए, क्या हमको करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, समाज सेवा नहीं करना है ना, प्रॉफिट अर्न करना। मतलब उसका बिजनेस का मोटिव ही होना चाहिए कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, अब बकायदा ये बिजनेस एंड प्रॉफिट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। तो बारी बारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। पहला बिजनेस एंड प्रॉफिट, पहला तो एक बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, उनका बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, कुछ पार्टनर लोग मिल जाते हैं, बोलते हैं चलो यार आपस में मिल लेते हैं और हम लोग आपस में मिलकर चलो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, चलो हम लोग चैरिटी करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, चैरिटी करेंगे। तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही किसकी, बिजनेस एंड प्रॉफिट की। तो बिजनेस एंड बिजनेस होना चाहिए, उसका मोटिव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और लीगल, हाँ ये बड़ा मस्त है भाई, क्या होना चाहिए, बिजनेस लीगल। अब 5 लोग मिलके बोले चलो प्रॉफिट तो मोटिव है, 5 लोग मिलके बोले चलो चोरी करेंगे, चलो स्मगलिंग करेंगे, चलो तो इस गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे, चलो हम लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करेंगे, तो क्या है, पार्टनरशिप कहलाएगा। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, बकायदा उनके बीच में लीगल लीगल बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट भी लीगल होने चाहिए। ठीक, तो नंबर 3 टॉपिक भी हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब बात आता है नंबर 4 टॉपिक, क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। नंबर 4 टॉपिक है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपस में जो प्रॉफिट बांटेंगे उसका एक शेयर होगा, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट का शेयर होगा, शेयर क्या आपस में बांटते हैं, शेयर का मतलब समझा दे रहा हूं पहले। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर है। अब इनका शेयर इस प्रकार है, 3:2:1, ये इन्होंने शेयर डिसाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ते हैं चलो, 3 2 5 5 और एक, सॉरी 3 2 5 5 और एक 6, यानी आंसर क्या आया, 6, टोटल करने से 6 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनका प्रॉफिट 6 रुपए होता है, मान लो अगर उसका प्रॉफिट 6 रुपए होता है उन लोगों का, तो उसमें से 3 रुपए जो है वो ए रखेगा, इसमें से 2 रुपए बी रखेगा और सी कितना रुपए रखेगा, ए। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग है, मतलब एक तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब ये उनके एग्रीमेंट में डिसाइड होगा कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लगाएगा। ठीक, तो शेयरिंग प्रॉफिट भी क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5 क्या दिया देखें भला, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या लिखा है, रिलेशन ऑफ, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये हमारे सामने दिया हुआ है। मतलब इसका क्या है, देखो
ये बिजनेस है और ये बिजनेस के कौन है, पार्टनर्स है। ठीक है, मान लो दो पार्टनर है, चलो तीन पार्टनर ले लेते, तीन पार्टनर है बिजनेस के। ठीक, तो ये जो बिजनेस के ओनर है, पार्टनर जो है, इनका जो बिजनेस के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक एजेंट वाला रिलेशनशिप होता है। ये बिजनेस के एजेंट होते हैं। मतलब ये कोई भी डील कर सकते हैं बिजनेस के नाम से, किसी प्रकार का डील करना, उसमें साइन करना, इनका साइन लगेगा। मतलब मान लीजिए कोई माल खरीदने जा रहे हो, उधार है माल खरीदा और वहां साइन लगना है, तो इनमें से कोई भी एक पार्टनर क्या कर सकता है, बिजनेस की तरफ से साइन कर सकता है, बिजनेस की तरफ से एग्रीमेंट कर सकता है। किसी प्रकार का अगर कोर्ट केस चल रहा है बिजनेस के खिलाफ, तो वो जो है, मतलब किनके ऊपर नोटिस आएगा, पार्टनर्स। मतलब कुल मिला के जो पार्टनर होता है वो बिजनेस का एक तरह का क्या होता है, एजेंट होता है। मतलब रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो ना, एजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई। मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट, कोई आकाश नाम का मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। अब वो आकाश आ रहा है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं आकाश हूँ और देखो मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास पढ़ने के लिए। अब ठीक है, आकाश तो आ रहा है, मान लो आकाश बहुत बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री है, वो तो नहीं आ सकता है यहाँ पढ़ने के लिए, तो उसने अपने किसी एजेंट को भेज दिया। मान लो उसका एजेंट कोई राम नाम का एजेंट है, तो उसने उसको भेज दिया, सर मैं तो नहीं आ सकता, मेरे जगह ये आ गया है, मेरी तरफ से काम कर रहा है, इसको बोलते हैं एजेंट, है ना। देखो क्या होता है, हर कोई आदमी एक टाइम पे हर जगह प्रेजेंट हो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो वो अपना एजेंट नियुक्त कर देता है, वो उसकी जगह एजेंट होता है। उसी प्रकार बिजनेस जो है हर जगह तो नहीं जा सकता, तो बिजनेस तो हाथ पांव नहीं है, तो उस बिजनेस की तरफ से जो डील करने का काम है, बिजनेस की तरफ जो काम, बिजनेस के लिए काम करना है जो, या बिजनेस के लिए किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन करना है, या किसी प्रकार का कोई भी डील करना है, तो वो सारा काम कौन करता है, पार्टनर्स लोग करते हैं। मतलब टोटल पार्टनर लोग इसके लिए एजेंट होते हैं, पार्टनर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, नंबर 5 टॉपिक, क्या, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, अगला टॉपिक है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये तो मैंने डेफिनेशन के टाइम पे बता दिया था कि बिजनेस जो ऑपरेट करेगा, या तो सब पार्टनर मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक बंदा मिलकर क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अगला है, हाँ नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें ना लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब ये है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में पैसा अपना कुछ रुपए क्या किया, लगाया, तो कल को अगर पैसा इसका डूबेगा, मान लो बिजनेस डूब रहा है, मान लो लॉस हो गया, मान लो इसने कुछ लगाया, मान लो 10 रुपए पैसा लगाया, मान लो कैपिटल लगाया था कितना रुपया, 10 रुपए कैपिटल लगाया था, और इस बिजनेस में 13 रुपए का लॉस हो गया। सपोज कितने रुपए का लॉस हो गया, 13 रुपए का। तो यार कितना पैसा इसको डूबेगा, आप बोलोगे सर इसका तो 10 रुपए डूबेगा। हाँ बिल्कुल, 10 रुपए लगाया तो 10 रुपए डूबेगा, लेकिन अब 3 रुपए क्या हो रहा है, अभी भी कम पड़ रहा है 3 रुपए, तो अभी 3 रुपए कहां से लाएगा, अपने घर से लेकर आएगा, अपने हाउस से लेकर आएगा, अपने घर से पैसा क्या करेगा, लेकर आएगा। मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब बिजनेस के डूबने तक, खुद के डूबने तक बिजनेस को बचाना है। मतलब जितना पैसा लगाया वो तो लगा दिया, कल को बिजनेस अगर और भी लॉसेस है, तो और वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको अपनी घर की प्रॉपर्टी को बेच के लाना पड़ेगा। यानी वो लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, यानी कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब कि बिजनेस और मालिक कुछ हद तक एक हो गए। मतलब बिजनेस अगर डूब रहा है तो मालिक उसको बचाएगा, अपने कैपिटल तक तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में अगर पैसा कम पड़ेगा तो अपने घर से ही पैसा लाकर क्या करेगा, उसको बचाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10 रुपए उसने कैपिटल लगाया था, अब बिजनेस को लॉस हो गया 13 रुपए का, तो 10 रुपए तो उसका डूबा ही डूबा, तो घर में नहीं बैठ सकता, लिमिटेड नहीं है, 10 रुपए डूब गया, 3 रुपए और डूबना है, जाओ बेटा घर से लेकर आओ। फिर बेचारा घर जाएगा, घर से 3 रुपए लाएगा, उसको भी क्या करेगा, डुबो देगा। ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब कि बिजनेस और मालिक के बीच में किसी, मतलब दोनों आपस में क्या है, दोनों सेपरेट नहीं बल्कि कुछ हद तक क्या है, एक समान है, ये होता है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ठीक, अब बात आती है किसकी, रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप के लिए बहुत जरूरी है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, अगर ये पार्टनरशिप फर्म है और ये उसके पार्टनर्स है, तो ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप कब कहलाएगी, जब वो रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैंने बताया ना कि उनको इंडियन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना पड़ेगा,
तब जाके वो क्या कहलाएंगे, उनकी फर्म लीगल कहलाएगी, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। तो बच्चों ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स थे पार्टनरशिप फर्म के, जो हमने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इसको देख अपने बुक से अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसकी मतलब इसके एक टॉपिक के अंदर के कंटेंट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं फिर हम लोग। सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट राइट ऑफ अ पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट क्या होंगे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या राइट्स ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब कभी एक बिजनेस पे, जैसा कि हमने बताया कि एक बिजनेस पे पार्टनर लोग जब अपना पैसा लगाए हैं, कुछ कैपिटल्स अगर लगाया गया है पार्टनर लोग के द्वारा, तो उनको इस बिजनेस में क्या राइट्स मिलेगा, इस बिजनेस में क्या अधिकार मिलेगा, उनको क्या राइट्स मिलेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कि जब कभी भी अगर मान लीजिए कल को आप किसी फर्म के पार्टनर बनते हो, तो आपके क्या राइट्स होंगे उसमें, क्या अधिकार होंगे उसमें। तो सबसे पहला राइट्स, नंबर 1, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद द अदर पार्टनर्स। मतलब एक पार्टनर को अधिकार है कि वो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा उसको अदर पार्टनर्स के साथ क्या करे, शेयर करे। नंबर 2, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एक पार्टनर को, कोई भी पार्टनर हो, उसको बिल्कुल अधिकार है, उसको राइट है कि उसे बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने का बिल्कुल उसको अधिकार है, कभी भी वो बिजनेस में एंट्री कर सकता है। राइट टू कंसल्टेट इन द मैटर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नंबर 2-3 है कि अगर मान लीजिए वो बिजनेस की कोई एक्टिविटी चल रही है और उसको अगर वो कोई कंसल्ट देना चाहता है, किसी प्रकार का कुछ सजेशन देना चाहता है, किसी प्रकार का उसमें इंटरफेयर करना चाहता है, तो बाकायदा वो दे सकता है, उसको अदर पार्टनर्स रोक नहीं सकते, उसका अधिकार है। नंबर 4, राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस के उसको अधिकार है कि बिजनेस में जो भी कॉपीज होंगे, बिजनेस में जो भी मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज जो भी होगी उसको इंस्पेक्ट करने का अधिकार है। साथ में बिजनेस के जो भी अकाउंट्स बुक होंगे, जो भी बैलेंस शीट होंगे, सभी चीजों को, मतलब बैलेंस शीट पर टोटल ट्रांसपेरेंसी, जो भी बैलेंस शीट्स होंगे, जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे, जो भी बुक्स होंगे, अकाउंट्स बुक्स होंगे, जो भी पार्टनरशिप डीड्स के एग्रीमेंट्स होंगे, यानी जो भी मतलब फाइल्स वगैरह होंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, सारे चीजों को इंस्पेक्ट करने का, साथ में उसमें उसको देखने का बिल्कुल बिल्कुल उसको अधिकार है, राइट्स है उसके पास। नंबर 5, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में ना, जनरली देखिए 2 बंदे पार्टनर्स कर रहे थे, अब मान लीजिए कोई नया पार्टनर बनना आना चाहता है, कोई नया पार्टनर भी बिजनेस में एंट्री करना चाहता है, न्यू पार्टनर आना चाहता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। आज 2 पार्टनर है, कल 3 हो सकते, कल 4 हो सकते हैं। मतलब जब कभी कोई नया पार्टनर आता है तो उसकी एडमिशन होती है, नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर एवे ही नहीं चला आता है, उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है। ओल्ड पार्टनर्स को मानने होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को बिल्कुल सेटिस्फाइड होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स एग्री होने चाहिए कि भी हाँ ठीक है, नए पार्टनर को आने दो, तभी वो नया पार्टनर यहाँ पे आएगा। मतलब इन दोनों एग्री होंगे तभी ये पार्टनर आएगा। इनमें से कोई एक भी अगर डिसएग्री करता है कि नहीं भाई ये बंदा नहीं आना चाहिए, तो फिर वहां पे वो पार्टनर नहीं आएगा। मतलब पार्टनर को राइट है कि कोई नया पार्टनर अगर आता है, सॉरी, नया पार्टनर अगर आता है तो उसको रोकने का अधिकार या उसको डिसअलाउ करने का अधिकार किसको है? पार्टनर्स को है। वो अगर नहीं चाहते भाई ये पार्टनर हमारे बिजनेस में आए, पार्टनर बने बंदा, तो बिल्कुल उसको डिसअलाउ कर सकता है। नंबर 6, ज्वाइंट ऑनर ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी। देखो जब कभी कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी लाइबिलिटीज है, सारे लाइबिलिटीज, सारे प्रॉपर्टी पे उस पार्टनर का शेयर रहता है, मतलब उस प्रॉपर्टी पे भी अधिकार हो जाता है जितना उसका शेयर है। ठीक। राइट टू रिसीव, अच्छा फिर से बोल दे रहा हूं, ज्वाइंट ऑनर ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी ना, बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है, मशीन्स है, जो भी प्रॉपर्टी है या बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज है, दोनों पे ही अधिकार होता है पार्टनर्स का। प्रॉपर्टी पे बिल्कुल जितने रुपए का उसका शेयर है, जितने रुपए का रेशियो का वो पार्टनर है, उतने रेशियो का उसका क्या होगा, हक होगा, उस पे उसकी प्रॉपर्टी पर भी उसका अधिकार होगा। यार कॉमन सी बात है ना, जब हम लोग कोई बिजनेस के मालिक बनते हैं, जब हम कोई बिजनेस के मालिक बनते हैं, तो बिजनेस का मालिक होते हैं ना हम, बिजनेस के मालिक मतलब उस बिजनेस की तमाम एसेट्स हमारे, तो सारे लाइबिलिटीज भी क्या हुए, हमारे। ठीक है, चलिए। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसको तो मतलब दिमाग में बैठा ही लो आप लोग। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक पार्टनर ना, एक पार्टनर
अपने बिजनेस को कैपिटल के अलावा और कुछ भी देता है। कैपिटल लगा रहा है वो तो दे रहा है, कई बार बिजनेस में कुछ पैसे की कमी आन पड़ती है, तो एक पार्टनर बिजनेस को लोन भी देता है। क्या देता है? बिजनेस को लोन भी देता है। तो लोन क्या फ्री में दे देगा? बदले में क्या लेगा? तो बदले में बिजनेस से वो लेता है इंटरेस्ट। बदले में वो बिजनेस से क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो मतलब एक पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है, उसको राइट्स है। अच्छा, किस रेट से लेगा सर? जो भी उनका एग्रीड रेट होगा, जो भी पार्टनरशिप डीड में उन्होंने, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा, उन्होंने जो भी एग्रीमेंट किया होगा कि भाई हम 7% के रेट से एग्री करते हैं या 8% के रेट से इंटरेस्ट देंगे, तो वो इंटरेस्ट रेट होगा जो दिया रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर नहीं दिया होगा सर, अगर मान लो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है कि ना उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई क्या इंटरेस्ट देंगे रेट, जब कुछ ना बोले क्वेश्चन में, और या मान लो उन्होंने एग्रीड नहीं हुआ था, इफ नॉट एग्रीड मतलब पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था रेट के बारे में, तब हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रूल फॉलो करते हैं, और उस रूल के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 6% पर एनम होगा। रेट अगर वो लोग एग्री है, उनके बीच में समझौता हुआ है, तो उसी रेट को फॉलो करेंगे। नहीं हुआ है तो फिर भैया कितना परसेंट? 6% पर एनम के रेट से। ठीक है, 6% पर एनम के रेट से। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी इंडेमनीफाइड मीन्स कॉम्पेंसेशन। अगर कोई पार्टनर बिजनेस की तरफ से कोई एक्सपेंसेस करता है, मान लीजिए बिजनेस का कोई किराया है, 10,000 रुपए किराया है, और उसकी किराए को कोई पार्टनर पे कर देता है। पे करना था बिजनेस को, लेकिन किसने पे कर दिया? पार्टनर ने पे कर दिया। तो पार्टनर को अधिकार है वो 10,000 रुपए लेने का, वो कॉम्पेंसेशन लेने का, उसको बिल्कुल अधिकार है। मतलब किसी प्रकार का पार्टनरशिप फर्म का कोई भी एक्सपेंसेस जिसको फर्म को देना चाहिए था, वो अगर पार्टनर बियर करता है, पार्टनर देता है, तो बदले में उस पैसे को वापस लेने का पार्टनर के पास क्या है? पूरा पूरा राइट है, अधिकार है। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पूरा पार्टनरशिप के बारे में देखा। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला पार्टनरशिप बेसिक हमने जाना कि पार्टनरशिप होती क्या है। दूसरा हमने जाना कि भाई पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होता है, ये हमने देखा। पार्टनरशिप की मेन फीचर्स हम लोगों ने क्या किया, देख लिया भाई क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस प्रकार पार्टनरशिप वर्क होता है, क्या क्या थ्योरिकल बातें होती है, वो हम लोगों ने देखा। फिर हमने क्या देखा? राइट ऑफ अ पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट्स भी हमने क्या कर लिया? देख लिया। ठीक है। तो आज के लिए पहले दिन के क्लास में आप लोग के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से आप नोट करिए, इसकी पढ़ाई कीजिए। कल के क्लास में हम और थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में थ्योरिटिकल बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चों।